अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है एक स्पेशल स्टूडेंट के लिए, एक स्पेशल पर्पस के साथ, क्योंकि इसमें हम बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट चलेंगे और सिंपल रीडिंग और सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने RTLA का जर्नी पार्ट 1 और उसके MCQs, क्योंकि पार्ट 1 में आते हैं आपको 3 टाइप्स ऑफ MCQs, 3 तरह के MCQs आते हैं। सबसे पहले जो आपको MCQs आते हैं उसका जो पैराग्राफ आता है, सबसे पहले टाइप ऑफ MCQs का, उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट होता है। इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट जो होता है वो रिलेट करता है ऐसे राइटिंग से, पोइट्री से, एप्लीकेशन से, या किसी भी ऐसी राइटिंग से जिसका मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है, ऐसे पैसेज से। तो ऐसे पैसेज को हम किन किन टर्म्स एंड टेक्निक से डील करेंगे, ये है लेसन नंबर 1। और इसमें हमारे पास जो सबसे पहला टर्म है वो है मेन आइडियाज एंड डिटेल्स। नाउ सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि मेन आइडिया होता क्या है। मेन आइडिया बेसिकली जो राइटर अपने पैसेज में, अपने पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रहा होता है, इस राइटर जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा होता है, उसको मेन आइडिया कहते हैं। और मेन आइडिया सम टाइम हमें पैसेज में हमें सामने नजर आ रहा होता है, लेकिन सम टाइम वो सामने नहीं होता। तब हम पैराग्राफ में दी गई दूसरी डिटेल्स को अच्छे से एनालाइज करके, उसको देख के समझ के, हमें मेन आइडिया को खुद देखना होता है। यहाँ पर हमारे पास एक पैसेज है जिससे हम मेन आइडिया को एक्सपीरियंस करेंगे, मेन आइडिया की टर्म को एक्सपीरियंस करेंगे। लाइक व्हेन आई एम रीडिंग अ पोइम, जब मैं एक पोइम पढ़ रहा था, आई रियरली फील अलोन इन द पोइम रूम में। महसूस कर रहा था कि मैं कमरे में अकेला हूँ। लेकिन द पोइट एंड आई आर टुगेदर, लेकिन मैं और पोइट दोनों थे। इट्स मीन, ये बेसिकली राइटर का जो इमेजिनेशन है कि वो, उसे लग रहा है कि जब मैं पोइम पोइम पढ़ रहा हूँ तो जो पोइट है जिसने ये पोइम लिखी है वो भी मेरे साथ इस कमरे में बैठा हुआ है। इट्स एज इफ द पोइट वुड रोट अ सीक्रेट डायरी ईयर्स अगो। कहता है ये ऐसे लग रहा है जैसे मेरे हाथ में एक डायरी है जिसको पोइट ने काफी साल पहले लिखा है। आई एम अनलॉकिंग इट एज इट आई सिट अलोन एंड रीड। और मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ जब मैं अकेला बैठा हुआ हूँ और पढ़ रहा हूँ। एट टाइम आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट अ पोइम मीन्स। कहते हैं एक वक्त ऐसा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे पोइम का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। आई जस्ट लाइक द वे इट साउंड्स फॉर द स्ट्रेंज इमेजेस दैट इट प्रोवोक्स। ये जो इमेजेस मुझे पोइम में, जिन इमेजेस के बारे में या जिन चीजों के बारे में बताया जा रहा था, उन उन चीजों की, उन इमेजेस की, उनकी आवाजें, उनको मैं महसूस कर रहा था अपने साथ कमरे में। बिकॉज द वर्ड इज सो पेक्यूलर इन द पॉइंट, इन अ पोइम, एट द सेम टाइम इट इज सो इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं कि जो पोइम में जिस दुनिया का जिक्र किया गया था वो बहुत खूबसूरत और बहुत दिलचस्प है। सम टाइम आई आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। और फिर मैंने उसको सही से समझना शुरू कर दिया और मुझे ऐसे लगा जैसे पोइट जो है विस्परिंग टू मी, मेरे कानों में आके सरगोशी कर रहा है, एज इफ आई शेयर द सेम एक्सपीरियंस। और हम सब ये जो, मैं और पोइट जो है सेम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो भी वो पोइम में पढ़ रहा है उसको वो हमारा राइटर एक्सपीरियंस कर रहा है अपने रूम में। इट मस्ट बी फुली कंसंट्रेट ऑन रीडिंग। कहते हैं ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैं पूरी तरह से पूरी तवज्जो से पोइम पढ़ रहा था और कैन नॉट एंटर द वर्ड ऑफ पोइम। लेकिन मैं पोइम की दुनिया में एंटर नहीं हो सकता था। देर आर टू मैनी डेली टास्क टू अटेंड टू, टास्क दैट आर वेरी far removed from the magic and imagination involved in the poem।
यहाँ पर राइटर बेसिकली हमें बताना चाह रहा है कि हम किसी चीज में कितनी भी तवज्जो करना चाहें तो हमारे इर्द गिर्द की जो चीजें हैं, हमारी तवज्जो जो है वो पूरी तरह से उस पर मरकूज नहीं होने देते, और हम जो है पोइम के जादू में जो है पोइम की इमेजिनेशन से, पोइम के तखय्युल से, पोइम के जादू से जल्दी बाहर आ जाते हैं। ऑन अ कोल्ड स्नोई डे आई कडल अप इनसाइड माई अपार्टमेंट एंड रीड। बहुत सर्दी भी थी, वो अपने अपार्टमेंट में था लेकिन फिर भी वो पढ़ रहा था। देन आई एम फ्री टू राइट थ्रू द इमेजिनेशन ऑफ ऑल दोस्त हु केम बिफोर मी। और फिर मैंने वो जितने भी इमेजिनेशन, जो कहते हैं कि पोइम, जितने भी चीजें थी जो मैंने पोइम में पढ़ी वो मेरे सामने आ रही थी। बी श्योर यू डोंट। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इस पैसेज को लेकर वो ये है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्रेस द मेन आइडिया। इसमें कौन सी स्टेटमेंट है जो हमें मेन आइडिया को समझने में हेल्प देती है। The first one is writer has a love of poetry and the second one writer cuddle up on cold days to read। तो डेफिनेटली फर्स्ट वन ऑप्शन, बिकॉज हमें ये तो बात पैसेज पढ़ के पता चल गई है कि राइटर को पोइट्री से लव है, दैट्स व्हाई ही इज एंजॉयिंग द पोइट्री सो मच। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सपोर्टिंग डिटेल्स। एज यू नो गाइस कि मेन मैसेज या मेन सेंटेंस के अलावा, मेन मैसेज के अलावा, सेंट्रल आइडिया के अलावा जितनी भी डिटेल्स होती है उसको सपोर्टिंग डिटेल्स कहते हैं, क्योंकि वो हमें हेल्प करती है मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करने में। दैट्स व्हाई सपोर्टिंग डिटेल इज इम्पोर्टेंट सो मच। और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, लेट्स सी के विच ऑप्शन help us to understand the writer's main idea। The first one is at time the writer does not understand a poem। The writer feels poetry is filled with magic and imagination। So what do you think? The first one or the second one? Definitely second one, because it this sentence give us clue to understand the writer's main idea। क्योंकि ये सेंटेंस हमें बताता कि उसको पोइट्री के साथ लव था। इसके साथ हमारा लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 में हम रीस्टेटमेंट एंड समरी को डिस्कस करेंगे। रीस्टेटमेंट क्या होता है? रीस्टेटमेंट वो चीज होती है जिसमें हम लोग अपनी किसी बात को दूसरे को एज इट इज बता देते हैं। लाइक यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अ फ्रेंड मे टेल यू दैट अ मूवी वाजंट वर्थ द $8 शी स्पेंड ऑन इट। ऐसा होता है कि एक फ्रेंड ने आपसे कहा कि मूवी इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं उस पर $8 खर्च करती। तो आपने सेम चीज अगर आप अपने फ्रेंड को बताते हैं कि उस मूवी के बारे में, तो आप सिर्फ ये बात बताएंगे कि वो मूवी अच्छी नहीं है, वो ना देखने जाना। वो मेरी फ्रेंड देखने गई थी, वो उसको भी अच्छी नहीं लगी, सो मूवी अच्छी नहीं है, दैट वाज द ओनली रीस्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैसेज है। और समरी डेफिनेटली जब आप अपने किसी फ्रेंड को किसी मूवी के बारे में बताते हो कि ये जो मूवी है ये जो मूवी है किसी भी मूवी की जब आप शॉर्ट डिटेल्स बता देते हो या उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर देते हो अपने फ्रेंड के साथ, तो इट्स मीन्स दैट यू आर समराइजिंग द मूवी। तो यहाँ सबसे पहले तो हम रीस्टेटमेंट को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। रीस्टेटमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए हम इस पैसेज को स्टडी करेंगे। लाइक इन कैंटन ओहियो वी टेक अवर डिजर्ट सीरियसली। कैंटन ओहियो जगह का नाम है। वी टेक अवर डेजर्ट सीरियसली, हम अपना जो डेजर्ट डेफिनेटली कुछ मीठी चीज को बोलते हैं। सीरियसली मीन्स उसको हम पसंद करते हैं या सीरियसली उसको यूज करते हैं। देर आर 2 लोकल कैंडी स्टोर्स। उनके टाउन में 2 लोकल कैंडी स्टोर है हमारे राइटर के टाउन में। दैट रिसीव ओवर 20% ऑफ सिटीज कैंडी बिजनेस, जो पूरे सिटी का कैंडी के बिजनेस का 90% ड्रैग कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है 90% बिजनेस,
हैगिस एंड बेलेट विंस ये दो बिजनेस के नाम है। एक बिजनेस का नाम हैगिस है, दूसरे का नाम बेलेट विंस है। Those who prefer Haggis won't befriend anyone who buys their sweets at Belledwins. Those who prefer Haggis won't befriend anyone. वो लोग जो हैगिस को प्रेफर करते हैं या पसंद करते हैं, वो बेलेट विन से स्वीट्स नहीं खरीदते। माई फैमिली हैज ऑलवेज पेट्रोनाइज्ड हैगिस। यहाँ पे हमारे जो राइटर है उसकी फैमिली हैगिस को पेट्रोनाइज करती है, यानी हैगिस को प्रेफर करती है। एट द हैगिस फैक्ट्री, हैगिस की फैक्ट्री में ग्रेटेड रैप बाय हैंड ईच लार्ज चॉकलेट कैंडीज क्लियर सेलोफोन रैप। यहाँ पर हैगिस की फैक्ट्री में जो रैप यानी चॉकलेट को जो रैप किया जाता है वो सेलोफोन रैप से किया जाता है। और शी इज इन द बैक of the store with her hairnet, seated at a table filled with hundreds of chocolates. वो जो है यहाँ पर हमारी जो राइटर है वो स्टोर पर वापस जाती है, अपने दोस्तों के साथ बैठती है, टेबल के ऊपर 100 चॉकलेट्स हैं। माय फेवरेट चॉकलेट एट हैगीज आर डार्क चॉकलेट। वो कहती हैं कि मेरे मुझे जो हैगिस की मेरी पसंदीदा चॉकलेट है वो डार्क चॉकलेट, क्रीम्स, पीनट्स, क्लस्टर्स एंड कैरमल्स हैं। और हैगिस की FSA नोट पॉइंट out that their candy of choice is a large size। और हैगिस की कैंडीज की ये भी बात है कि उसकी कैंडीज जो है लार्ज साइज है और सुपीरियर है। दैट्स देयरफॉर द हैगिस कैंडीज आर सुपीरियर। इसी वजह उनके बड़ा होना ही उनकी सुपीरियोरिटी की वजह है। The rivalry runs deep at Easter, Hanukkah, Christmas, Thanksgiving and all occasions। और ये जो है ये सारे इवेंट्स पर उसकी चॉकलेट्स यूज होती हैं। बेलेडविंस लॉयल फॉलोअर क्लेम इट्स स्वीटर आर स्वीटर्स। बेलेडविंस के जो लॉयल फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि उसकी चॉकलेट जो है वो ज्यादा मीठी है। इट्स फ्यूड ओवर द बेस्ट चॉकलेट इन टाउन, क्योंकि वो फेमस है एज बेस्ट चॉकलेट इन टाउन में। How do the people of Canton feel about chocolate candy? They consider it a serious health issue. They feel it important enough to take a stand on. What you think? I think the second option, because we have no clue about the health issue in the passage। हमने health issue के बारे में पूरे पैसेज में कुछ भी नहीं पढ़ा। इट्स मीन दैट सेकंड वन विल बी इंशाल्लाह। यस ऑफ कोर्स सेकंड वन इज राइट आंसर। समराइजिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप किसी भी कहानी को इम्पोर्टेंट डिटेल्स किसी को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। और हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है और आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो बेलेट विन की कैंडी को कौन सी ऑप्शन जो है कैंडी के ओपिनियन को समराइज करती है। सम पीपल प्रेफर हैगिस कैंडी बिकॉज इट्स बिगर, अदर प्रेफर बेलेट बिकॉज इट्स स्वीटर। ये वाली या ये वाली? तो डेफिनेटली हमने पढ़ा था कि कुछ लोग कहते हैं हैगिस की कैंडी बहुत बड़ी है और बेलेट के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि उसकी कैंडी ज्यादा मीठी है। तो ये चीज जो है ये समराइज करती है इसको। उसके बाद हम चलेंगे लेसन नंबर 3 पर। और लेसन नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज। हम अगर किसी दोस्त के बारे में किसको किसी दोस्त की अगर बर्थडे हो तो हम क्या करते हैं कि उसको बारे में हम छोटे छोटे आइडियाज को रिलेट करते हैं कि उसको क्या पसंद है, उसको गिफ्ट देना है, बर्थडे गिफ्ट देना है, कैसे देना है। तो छोटे छोटे आइडियाज को रिलेट करके हम उसका बर्थडे गिफ्ट प्लान कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आइडियाज को कैसे अप्लाई करना है हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे इस पैसेज के साथ, क्योंकि इसमें यहाँ पर हमारा पैसेज जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। When the delivery truck pull up to my house the day before my mother's birthday। जब डिलीवरी ट्रक जो है मेरे घर के बाहर मेरी बर्थडे से मेरी मॉम की बर्थडे से पहले आया। आई न्यू हर गिफ्ट एंड फाइनली अराइव्ड। और मैं जानती थी कि उनका गिफ्ट जो है आखिरकार आ चुका है। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत खुश थी। नॉट ओनली हैड आई ऑर्डर्ड अ ब्यूटीफुल आर्ट बुक फॉर हर,
वो कहती है कि मैंने सिर्फ अपने लिए, सिर्फ उनके लिए ब्यूटीफुल आर्ट बुक ऑर्डर नहीं की थी। आई हैड आल्सो ऑर्डर अ मिस्ट्री नॉवल फॉर माई सेल्फ एंड बुक ईच फॉर माई नेफ्यू एंड नीस। और मैंने अपने नेफ्यू और नीस के लिए भी बुक्स ऑर्डर की थी और अपने लिए भी मिस्ट्री नॉवल ऑर्डर किया था। आई कुडंट रेजिस्ट बाइंग देम व्हाइल आई was choosing my mother's gifts from an online store। वो कहती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई ये चीजें ऑर्डर करने से, क्योंकि जब मैं अपनी मामा के लिए गिफ्ट ऑर्डर कर रही थी एक ऑनलाइन बुक स्टोर से। द कार्टन लुक बिगर देन आई एक्सपेक्टेड। कहती हैं कॉटन बहुत बड़ा था, मेरी उम्मीद से भी बड़ा था, जितना मैं सोच रही थी उससे बड़ा था। बट परहैप्स इट हैड अ लॉट ऑफ फिलर टू कीप द बुक्स फ्रॉम बिकमिंग डैमेज। बाद में वो कहती हैं लेकिन मुझे लगा कि शायद इसमें फिलर डाला हुआ, फिलर वो होता है ना किसी चीज को सेफ एंड साउंड रखने के लिए, उसमें कुछ वो कटिंग्स वगैरह, पेपर कटिंग्स डाल देते हैं या कुछ फ्लफी सा सॉफ्ट सा रख देते हैं ताकि आर्टिकल जो है वो डैमेज ना आए, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो डैमेज ना आए। आई लग द ह्यूज बॉक्स इनटू द किचन। वो कहती है मैं ये इतना बड़ा बॉक्स किचन में ले गई, सो आई कुड ओपन इट एंड बिगिन रैपिंग माय मदर्स गिफ्ट। और मैंने वो ताकि मैं उसको खोलूं और अपनी मामा का गिफ्ट जो है रैप अप कर दूं, क्योंकि डेफिनेटली बुक थी तो उन्होंने अपनी मामा को गिफ्ट देनी थी और उसके लिए रैप, उसको गिफ्ट वाला रैप करना था। I tugged at the industrial staples and then tore open the carton। कहती है मैंने स्टेपलर की पिन्ने खोली, कॉटन को फाड़ा और टू माई सरप्राइज, और फिर मैं हैरान रह गई। इट वॉज फिल्ड विथ मैनी कॉपीज ऑफ द सेम बुक। इसमें एक ही तरह की बहुत सारी कॉपीज थी। टू मेक मैटर वर्ड्स, और सबसे बदतरीन बात ये थी, इट वॉज अ बुक आई हैड नॉट ऑर्डर। ये वो किताब थी जिसको मैंने ऑर्डर नहीं किया था। हु मूव्ड माई चीज, जिसने मेरी सारी खुशी छीनी। व्हाट काइंड ऑफ बुक वॉज दैट, ये किस किस्म की बुक थी। एंड हु वुड ऑर्डर वन कॉपी ऑफ दैट बुक, और किसने एक ही बुक की 11 कॉपीज ऑर्डर की थी। certainly didn't want these books, और यकीनन मुझे ये बुक नहीं चाहिए थी। I knew my family won't want them either। वो कहती है मेरी फैमिली को भी ये बुक नहीं चाहिए थी। दे वांट द आर्ट ऑफ टिगो राइवरा, क्योंकि उसके जो फैमिली को भी इस तरह के बुक्स पसंद है, like Harry Potter, Dr. Seuss, so much for buying online, I am sticking to in store buying। तो वो कहती हैं कि मैं ऑनलाइन बाइंग करके बहुत परेशान हुई हूँ। और which of the following situation most like the situation that happened to the writer, buying groceries only to discover you bought someone else back home। क्या आप कोई ग्रोसरी खरीद रहे हैं जो आपने किसी और के, बाइंग ग्रोसरीज ओनली टू डिस्कवर यू बॉट, आपने ग्रोसरी करते हुए अपने घर आप किसी और का बैग ले गए हैं, या फिर आपने सेम पास्ता की 11 कॉपीज खरीद ली हैं, सॉरी 11 बॉक्सेस खरीद ली हैं। तो डेफिनेटली जब हम किसी स्टोर पे जाते हैं तो हमने आइटम्स को, ऑब्जेक्ट्स को खुद पिक करना होता है। तो ये तो सिचुएशन बिल्कुल अनबिलीवेबल है, हम एक ही पास्ता के 11 बॉक्सेस खुद पिक नहीं करेंगे। हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि हम शॉपिंग करके बाहर निकले तो हम अपने लाइक अपना जो है बैग उठाने के बजाय किसी और का बैग उठा लें। यहाँ से हमारे पास डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंड इन द सेकंड क्वेश्चन, if the writer attend an auction, she should be most likely to decide which item to bid on and how much she would bid, get involved in the excitement and bid on many things। सबसे पहले तो ये है कि उस आइटम को बिड करें, या तो वो राइटर जो है हमारी उसका, यहाँ पर हम उसका बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं कि अगर वो एक ऑक्शन अटेंड करने जाती हैं तो वो क्या करती हैं, क्या करेंगी।
वो सिर्फ वही आइटम खरीदेंगी, सबसे पहले डिसाइड करेंगी कि उन्होंने कौन सी आइटम लेनी है, और फिर वो हाउ मच शी वुड बिड, और फिर वो उसको कितना, मतलब कितनी क्वांटिटी में उसको उठाएंगी, या फिर वो एक्साइटमेंट हो जाएंगी तो वो बहुत सारी चीजें उठा लेंगी। तो मुझे तो राइटर एक शॉपी पर्सन लगती है, जैसे उसने अपनी अम्मा के लिए गिफ्ट लेना था तो उसने अपने लिए भी ऑर्डर कर दिया, अपने नीस और नेफ्यू के लिए भी ऑर्डर कर दिया। तो इट्स मीन्स दैट कि अगर वो किसी ऑप्शन में जाती हैं तो एक्साइटेड हो जाएंगे और बहुत सारी बुक्स उठा लेंगे। yes of course the second one is answer, so that students, मैंने तो ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट वे में इसको जो है रिकॉर्ड किया है ताकि आप इसको समझ पाए। आई होप सो कि आप इसको समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच